मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाए और मेंस आंसर राइटिंग में किन चीजों का ध्यान दिया जाए। हम तीन तरह के पार्ट्स में इसको बांटेंगे। एक है आपके लॉन्ग आंसर्स, एक है आपके शॉर्ट आंसर्स और एक है आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस, उनको कैसे सॉल्व करना है। बट उससे पहले सबसे पहले एक बात समझिए कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। देखो, मेंस आंसर राइटिंग का मतलब है कि आप एक एग्जामिनर को अपनी बात रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसको कोई भी कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हो। जब भी आप कोई भी कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको बेसिक से लेकर बहुत हाई एंड तक ले जाओ, तब वो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन की एक्चुअल क्वालिटी को समझ पाएगा। बहुत सारी चीजों की बातें हम करेंगे इस सेशन में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आप बीएनएस के या पिछले आईपीसी जो है उसके आंसर्स लिखते हो। अब जब आप बीएनएस की बात करते हो तो उसमें ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस के कुछ एसेंशियल्स हैं। अब अगर आपने अपने मेंस के आंसर में किसी भी ऑफेंस के, मान लीजिए थेफ्ट है, अब उसके 5 एसेंशियल्स हैं और 5 में से आपने 4 ही एसेंशियल्स मेंशन किए, तो अगर आप कैटेगोरिकली इस बात को समझो तो ये एक थेफ्ट का ऑफेंस बनता ही नहीं है। थेफ्ट का ऑफेंस बनने के लिए अगर 5 एसेंशियल चाहिए और आपने 4 ही एसेंशियल अपने आंसर में मेंशन किए हैं, तो वो कैटेगोरिकली थेफ्ट का अपराध है ही नहीं, वो कोई और चीज है जो आईपीसी में मेंशन ही नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना होता है जब आप आंसर लिखते हो। तो मैंने कहा कि आपको पहले तो यह समझना है आंसर लिखते समय कि जो चेक कर रहा है उसको कुछ नहीं पता है, ठीक। तो अगर आपको कोई चीज समझानी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, तो जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, आप कहां से हैं वो बताते हैं, आप अपनी एजुकेशन बता सकते हैं, आप अपना ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं, आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं, और इस तरह की चीजें आप लाइन से करते हैं। अब अगर आप सोचो, अगर एक इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो और उसमें आप सबसे पहले बताते हो कि मेरे को आम खाना पसंद है, ठीक है, या आप बताते हो कि मेरे को मंचूरियन विद नूडल्स पसंद है, तो इंसान कहेगा ये किस तरह का इंट्रोडक्शन है। तो इसी तरीके से मेंस आंसर राइटिंग में भी यू हैव टू हैव अ फ्लो इन द आंसर्स, कि आप पहले पहली बात कहोगे, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, और किस तरीके से एक प्रॉपर फ्लो में आप आंसर लिखोगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग में कैसे करते हैं। तो हमने इसको 3 तरह के पार्ट्स में बांटा है। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट लॉन्ग आंसर्स की। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें जैसे मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया, या आपसे बोला गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बोला गया, या आपसे रेस जुडिकाटा के बारे में पूछा गया, या आईपीसी में आपसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पूछा गया, थेफ्ट मर्डर पूछा गया, या आपसे बीएनएसएस में अरेस्ट बेल कंप्लेंट, इस तरह की चीजें पूछी गई, या आपसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेस जस्टे पूछा गया, कन्फेशंस, एडमिशंस, डाइंग डिक्लेरेशंस पूछा गया। इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है सबसे पहले वो हम देखेंगे। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स आल्सो। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग आंसर्स को कैसे लिखा जाता है। तो पहला है डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं और लॉन्ग आंसर होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ जेएनके हम मान सकते हैं कि 20 नंबर के या 15 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, 20 के या 25 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, इसमें एक आइडियल सिचुएशन ये होती है। देखो, ये बात सही है कि हमारे जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं वो कॉपीज को चेक करते हैं जनरली, या फिर कोई प्रोफेसर्स भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो भी कॉपी चेक करता है वो एक वेल रेड पर्सन है लॉ का, और उसको सब कुछ पता है जो आपके पेपर में आ रहा है। उनके पास भले एक मॉडल आंसर की भी हो, बट वैसे भी उनको सब कुछ पता है, इसीलिए वो कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं। बट इसका यह मतलब नहीं है कि हम कोई भी चीज स्किप कर दें। वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपको कितना पता है। तो इसलिए जो लिखने का तरीका होता है वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका होता है जब हम आंसर्स को लिखते हैं, जिसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बट चलिए मान लीजिए एक डायरेक्ट लॉन्ग आंसर है तो उसको शुरू करना है। तो सबसे पहली चीज जो होती है उसको अपन कहते हैं इंट्रोडक्शन, या फिर ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस का क्या मतलब होता है कि वो लॉ कैसे आया, क्यों आया, उस लॉ के बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का क्या इंटेंट था, इसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस कहते हैं। आप कोई भी कंसेप्ट उठाइए, कोई भी कंसेप्ट उठाइए कि इस पूरे लॉज में कहीं पे भी
there will be something that will be either related to the constitution or there will be some legislative intent behind having that provision. For example, हम अरेस्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 की बात आती है, सोसाइटल नीड की बात आती है कि कोई भी अगर अक्यूज्ड है जिसने वाकई में अगर अपराध किया है तो उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और सोसाइटी का लार्जर इंटरेस्ट है कि जो व्यक्ति कोई अपराध करता है उसको सजा दी जाए। बेल अगेन आर्टिकल 21 का प्रोरोगेटिव है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मैं आप एक एग्जांपल के साथ ही ले चल रहा हूं। जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या आप अबेटमेंट की बात करें या इस तरह की डेकॉइटी की बात करें, ये सब जब इनकोहेट ऑफेंसेस की हम बात करते हैं तो इनका लॉजिक ये होता है कि कलेक्टिव इंटेंट पजेसेस ग्रेटर हार्म टू द सोसाइटी। जब आप देखते हो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मेयर अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज मेड लायबल, तो उसका कारण क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कारण क्या है? कि अकेला इंसान शायद अपराध करने से रुक जाए, बट जब मल्टीपल लोग आके मिल जाते हैं तो अपराध होने की संभावना बढ़ जाती है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। या फॉर एग्जांपल प्राइवेट डिफेंस, तो अब प्राइवेट डिफेंस का लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है कि स्टेट हर जगह नहीं हो सकता, और जब किसी इंसान को कोई हर्ट करता है या उसके खिलाफ कोई चीज करता है तो उसका एक रिफ्लेक्स एक्शन में उसका एक प्रोटेक्टिव मेजर होता है कि वो रिवर्ट करता है। अगर कोई आपके ऊपर थप्पड़ मारेगा तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन ही कहता है कि आप उसका हाथ पकड़ोगे। अगर कोई आपके सामने बंदूक लेके खड़ा हुआ है तो आप भागोगे, या अगर आपके पास बंदूक है तो आप उसके ऊपर बंदूक तानोगे। ये एक ह्यूमन माइंड का फंक्शनिंग है। और दूसरा, स्टेट हर जगह आपको बचाने के लिए नहीं हो सकता, और आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि डेंजर में आप रन अवे कर जाओगे। यू विल फेस द डेंजर। ये लॉजिक है व्हाई प्राइवेट डिफेंस हैज बीन बेस्ड। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करें, इसी तरह से कोई भी लॉ की अगर आप बात करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई लीगल प्रिंसिपल या कोई लीगल मैक्सिम होता है। तो अगर आपको अपना आंसर बढ़िया बनाना है तो जो सबसे पहला चीज आप लिखोगे वो है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, जिसके अंदर आप मैक्सिम्स को इंक्लूड कर सकते हो या लेजिस्लेटिव इंटेंट को लिख सकते हो। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब आप लेजिस्लेटिव इंटेंट लिखते हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये 10 लाइन का लिख दोगे। अगर आपने 10-15 लाइन का लेजिस्लेटिव इंटेंट लिख दिया तो उसका मतलब होगा एग्जामिनर के दिमाग में यह बात आएगी कि शायद इसको कंसेप्ट नहीं पता है, ये लेजिस्लेटिव इंटेंट में ही पूरा आंसर लिखना चाहता है। सो लेजिस्लेटिव इंटेंट भी 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं हो सकता, इवन इन लॉन्ग आंसर्स। शॉर्ट आंसर में तो लिखना ही नहीं है। अगर शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं तो उसमें लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं लिखना है या ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस नहीं लिखना है। लॉन्ग आंसर्स में लिखना है, लेकिन वो भी क्रिस्प लिखना है। और द चॉइस ऑफ वर्ड्स, देखो एक बात ध्यान रखना, मतलब दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, माय पर्सनल, एंड जितना भी मैं इस फ्रेटर्निटी में पिछले 6 साल से एक्टिवली इन्वॉल्व हूं, तो उससे मैं आपको बोल रहा हूं कि यार आपकी जो स्टार्टिंग ऑफ द आंसर होना चाहिए ना, वो बहुत क्रिस्प होना चाहिए। देखो एट द एंड ऑफ द डे ये सही बात है कि जो चेक कर रहे हैं वो बहुत ही लर्नेड पर्सन है, सब कुछ है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है। अगर आपने पहली 3-4 लाइनें किसी भी आंसर की प्रॉपर लीगल टर्म्स में, प्रॉपर लीगल मैक्सिम से या इस तरीके से लिखी है कि आपने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया या आपने उनको मजबूर कर दिया कि वो आपका आंसर पढ़े, यू हैव शोन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स, देन यू विल गेट एन एडवांटेज ऑफ दैट। नॉट रिटन एनीवेयर, नॉट रिटन, ऐसा प्रोसीजर कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको एक्चुअल चीज बता रहा हूं, ये होता है। बिकॉज आई ऑल्सो चेक कॉपीज। अगर किसी स्टूडेंट ने पहली लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, अभी आप लोग लिख के दोगे, आप सबकी कॉपीज में चेक करूंगा, तो जब कोई अच्छा लिखता है ना तो उसको पढ़ने का मन होता है कि हाँ यार, अब किसी ने बिल्कुल ही बेसिक लिख दिया है, अरेस्ट मींस अरेस्ट ऑफ एनी अक्यूज्ड हु हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, तो फिर वो थ्रिल छूट जाता है उस क्वेश्चन का। तो आपको बांधे रखना है, आपको, हमारी भाषा में कहते हैं कि आप चाहते हो कि वो आपका आंसर पढ़े, तो इसलिए जो फर्स्ट 4 लाइंस होती है, 5 लाइंस होती है, दैट शुड हिट डायरेक्टली टू हिज माइंड। दैट इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। खैर चलिए, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मेंशन, लेकिन एक्सेसिव नहीं। बहुत हर चीज का प्लस माइनस ध्यान रखेगा, इट शुड नॉट बी एक्सेसिव कि पता चला 2 पन्ने का जुडिशियल एसेंस ही लिख डाला, नहीं, इसमें मैक्सिम को जरूर इंक्लूड करो। मैक्सिम को जितना ज्यादा इंक्लूड करोगे उतना आंसर बेहतर होगा। और कोशिश करो, देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें, मुश्किल से कुल मिला के 100 मैक्सिम्स होंगे टोटल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हैं, वो 100 मैक्सिम्स याद कर लो। अगर 3-4 क्वेश्चंस में, 6 क्वेश्चंस में भी लिख दी तुमने तो काम बन गया अपना, ठीक है।
अब उसके लिए आप हर बार मैक्सिम्स आती नहीं, अरे 100 मैक्सिम, गूगल पे जाओगे लीगल मैक्सिम्स, कोई ना कोई पीडीएफ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का वीडियो मिल जाएगा, आप चाहिए होगा मैं भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिम्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट होता है आपका बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए सीधे सीधे स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो ये तो सिर्फ झांकी थी, ये तो लिख दिया आपने, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब सेक्शन नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो प्रॉब्लमैटिक है। अब सेक्शन नंबर गलत भी नहीं होना चाहिए। अब बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस में तो प्रॉब्लमैटिक है, तो क्योंकि सेक्शन नंबर क्या होता है ना, लेटर होता है ना, न्यूमेरिक होता है, तो वो उस पर ध्यान तुरंत जाता है, तो आप सेक्शन नंबर गलत नहीं लिख सकते। अगर आपको ऐसा डाउटफुल है यार कि सेक्शन नंबर ही याद नहीं आ रहा है, तो स्किप कर दो, सेक्शन नंबर मत लिखो। लेकिन अगर आपने गलत लिखा तो जरूर एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाएगा कि आपने उसको गलत लिखा है, और अगर सेक्शन नंबर गलत है तो फिर आप समझो उस क्वेश्चन में आपको नंबर कम ही मिलने हैं, चाहे आप कुछ भी उसमें लिख लो। ठीक है, तो सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बोलते हैं इंडेक्स को याद करिए। सेक्शन नंबर पे बात करेंगे। सेक्शन नंबर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एसेंशियल्स। किसी भी, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर आप कोई भी आप प्रोविजन को पढ़ते हो, मान लीजिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ते हो, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? तो अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को देखते हो तो कहता है डूइंग एनी इलीगल एक्ट और अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, दैट इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 2 और मोर पर्सन अग्री। अब अगर आपने 2 और मोर पर्सन नहीं लिखा तो कॉन्स्पिरेसी नहीं बन रहा है, अग्रीमेंट नहीं लिखा तो कॉन्स्पिरेसी नहीं बन रहा है, इलीगल एक्ट या लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस आपने नहीं लिखा तो कॉन्स्पिरेसी नहीं बन रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि खासकर के बीएनएस में और बीएसए में और कॉन्स्टिट्यूशन में, इन सब जगहों पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एसेंशियल्स को हमेशा याद रखो। तो उसका तरीका होता है, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, मैंने भी आपको जैसे बीएनएसएस के अभी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए, तो शॉर्ट नोट्स में देखो कैसे कैसे लिखा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, और आपके दिमाग में वो याद होने चाहिए कि अगर मैंने आपसे कोई भी कंसेप्ट बोला तो उस कंसेप्ट का मतलब है कि उसके अंदर 5-6 जो एसेंशियल्स हैं वो आपको रटे होने चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो एसेंशियल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहते हो कि सर क्या पूरा बेयर एक्ट प्रोविजंस एज इट इज याद करना है? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एसेंशियल्स जो होते हैं वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में होने चाहिए, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज में नहीं है एसेंशियल्स तो प्रॉब्लमैटिक है, एसेंशियल्स को बेयर एक्ट की लैंग्वेज में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, उसके बाद आपने ये मेंशन कर दिया, उसके बाद कोशिश करिए अगर आप एसेंशियल्स मेंशन कर रहे हैं और आपको सही तरीके से सारे एसेंशियल्स पता है तो इनको नंबरिंग के साथ लिखिए, इनको नंबरिंग के साथ लिखिए। नंबरिंग के साथ लिखने का मतलब है कि सामने वाले को आप दिखा रहे हो कि ये एसेंशियल्स है। अब कुछ लोग पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख देते हैं, भाई पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दिया तो कुछ पता नहीं चलेगा कि कब एसेंशियल लिखा नहीं लिखा। आप चाहो तो इसको चार्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हो। चार्ट या डायग्राम हमेशा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे होता है आंसर राइटिंग का। उसका कारण यह होता है कि एट एन इंस्टेंट एग्जामिनर को समझ में आ जाता है, इसको पूरी बात पता है। जैसे आपने एक चार्ट बनाया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बनाया, प्राइवेट डिफेंस का बनाया, किसी का भी बनाया, चार्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे बना सकते हो। तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को यह समझ में आता है भाई इसको कंसेप्ट तो पता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है इसको पता नहीं है, इसने उल्टा सीधा लिखा होगा। फिर आपने 4 पन्ने कुछ भी लिखा है, वो ये नहीं सोचेगा कि इसने कुछ भी ऊपर नीचे लिखा होगा, इसने कोई मूवी की स्टोरी लिख दी होगी या कोई भी इररिलेवेंट चीज लिखी होगी, तो ये आपको बेनिफिट देता है। लेकिन चार्ट का ये मतलब नहीं कि सिर्फ चार्ट बना के आ जाओ पूरे पेपर में, हर बात को समझना, हर बात को लाइन खींच के मत समझ, मतलब उसका इंटेंट समझना मेरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज along with the chart what you can put is that you can also put some description to it, only chart doesn't help। चलिए ये आपने कर लिया, ये आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो गया, बेयर एक्ट बेस्ड जो बात आपको यहां लिखनी थी। अब अगर आपका लॉन्ग आंसर है तो आप इस सेक्शन के जो एसेंशियल्स हैं उनको एक्सप्लेन करोगे, एसेंशियल्स को एक्सप्लेन करोगे। अभी आपने इलीगल एक्ट बोला, ठीक, अब इलीगल एक्ट अगर आपने बोला तो इलीगल एक्ट की डेफिनेशन भी आप मेंशन कर सकते हो कि भाई इलीगल एक्ट में आपका ऑफेंस आता है, सिविल रॉन्ग आता है और प्रोहिबिटेड बाय लॉ आता है, उसका सेक्शन नंबर भी आपने मेंशन कर दिया। ठीक, इसके साथ में अगर कभी आप किसी भी ऑफेंस का एसेंशियल लिख रहे हो और उस एसेंशियल से रिलेटेड
कोई केस लॉ है, जैसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं थेफ्ट में, फिर हम कहते हैं अगर पेड़ एक काट दिया जाए तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। उसका केस लॉ अगर अपन ने मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हुए लिख दिया, या वो कहां पे है मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन, या कहीं पे भी कैसे, जो भी आप उसमें उसको बेहतर कर सको उस डेफिनेशन को, वो आप इसमें एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दोगे। तो सेकेंड पार्ट जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, हर आंसर, पूरा मेंस का आंसर हमेशा पैराग्राफ फॉर्म्स में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा एक लिखते चले गए, कहीं पे कुछ नहीं, 5-6 लाइन के पैराग्राफ्स बनाइए, ठीक है। और पैराग्राफ्स को लिखने का भी एक तरीका होता है आपका आंसर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, कि अगर आपका ये पेज है, यहां से आपका पैराग्राफ शुरू हुआ, तो अगला पैराग्राफ जो है वो भी यहां से शुरू होगा, उसके बाद अगला पैराग्राफ भी यहीं से शुरू होगा। तो उससे क्या है, एक डिसेंट लगता है, पढ़ने का मन होता है, सब कॉन्शियसली आप एक्ट करते हो कि भाई सामने वाला आपको आपका आंसर पढ़े। ऐसा मत करना कि उसको पेन लगे आपका आंसर पढ़ने के लिए। देखो, राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। किसी की बहुत अच्छी राइटिंग है तो उसको थोड़ा 19-20 का एडवांटेज मिल सकता है, बट जिसकी भी राइटिंग लेजिबल है उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर होगा, तो एग्जामिनर जो होगा उसको बेहतर तरीके से समय दे पाएगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद ये हो गया, नंबरिंग हो गई, एसेंशियल्स हो गए, चार्ट हो गया। चलिए, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, जो सी पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द केस लॉस। देखो, केस लॉस के बिना लॉ के आंसर का कोई मतलब नहीं। केस लॉस के बिना लॉ के आंसर्स का कोई मतलब नहीं। गलत केस लॉ नहीं लिखना है। गलत केस लॉ लिखोगे तुरंत पकड़े जाओगे और आपके मार्क्स कटेंगे। सही केस लॉ लिखना है। केस लॉस की लिस्ट बनानी है, आपको लिस्ट प्रोवाइड भी की गई है, उससे आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो। लेकिन जितने ज्यादा केस लॉस, हर आंसर में 2 से 3 केस लॉस मैंडेटरी है। चाहे आप एक्सप्लेनेटरी पार्ट में लिखो, चाहे आप इधर पे लिखो, या इंपॉर्टेंट केस लॉस हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो। इससे क्या होता है, क्योंकि हमारे देश का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है लॉ का, वो सिर्फ बेयर एक्ट्स पे बेस्ड नहीं है। प्रेसिडेंट इज अ सोर्स ऑफ लॉ। आपको बचपन में कॉलेज में पढ़ाया जाता था ना, प्रेसिडेंट इज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो जब प्रेसिडेंट सोर्स ऑफ लॉ है तो बिना प्रेसिडेंट के आप लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो केस लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मान लीजिए ऐसी कोई बहुत विपदा आ जाती है कि आपको एक भी केस लॉ उस टॉपिक पे याद नहीं आता, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं। लेकिन इलस्ट्रेशन बहुत सोच समझ के डालना है, और अगर आपको इलस्ट्रेशन खुद से बना रहे हो तो बहुत ध्यान रखना है, ऐसा ना हो गलत कंसेप्ट का इलस्ट्रेशन बना दो। अगर बेयर एक्ट का कोई इलस्ट्रेशन आप लिख रहे हो तो ये बेस्ट अप्रोच है। बेयर एक्ट का इलस्ट्रेशन अगर आपको याद है और आप वो लिख सकते हो तो ये बेस्ट अप्रोच है और आप इसको कर सकते हो। ठीक, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बात करता है इंटरलिंकिंग की। किसकी बात करता है, इंटरलिंकिंग की। इंटरलिंकिंग का मतलब है रिलेट योर आंसर विद अदर सब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई, ठीक, या कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन। इंटरलिंकिंग का मतलब रिलेट विद अदर सब्जेक्ट्स, और इसमें यह भी डाल सकते हो आप कि एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके आंसर को बाकियों के आंसर से अलग करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने थेफ्ट की बात करी और उसके बाद आपने जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी तो उसमें लिख दिया कि थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कवर्ड अंडर द बीएनएस। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है और वो अलग से थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डील करता है, इसलिए बीएनएस में या आईपीसी में हम थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को नहीं डील करते। हर एक टॉपिक में आप जो भी टॉपिक देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी टॉपिक, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देखते हो तो कई जगह मेयर नॉलेज इज सफिशिएंट, नलिनी वाले केस में बताया गया, प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं है ये बताया गया, अगर आपका किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है तो मतलब बहुत सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो या रिलेट कर सकते हो उसको 196 कॉग्निजेंस लेने की बात से। अब आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ा, उसका कॉग्निजेंस 197 सीआरपीसी में आप रिलेट कर सकते हो। प्राइवेट डिफेंस के बारे में आपने लिखा तो प्राइवेट डिफेंस में अगर आपने एक्सीडिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस करके किसी की डेथ कॉज कर दी है तो आपको मर्डर का एक्सेप्शन मिलेगा, ये बात आप उसमें लिख सकते हो। ऐसे हर टॉपिक में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको मदद कर सकती है। जैसे आप बेल के बारे में लिख रहे हो तो आप डिफॉल्ट बेल इन्वेस्टिगेशन के दौरान
आज 60 दिन 90 दिन में चार्जशीट ना फाइल होने पे जो प्रोविजन होता है वो ऐड कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करो तो आप टीपीए का मेंशन कर सकते हो, आप जनरल क्लॉजेज एक्ट का मेंशन कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा मेंशन कर सकते हो जो बाकी लोगों ने अपने आंसर्स में ना मेंशन किया, क्योंकि ये सारी चीजें तो सब लोग लिख रहे हैं। आपका आंसर पे एज कैसे मिल रहा है? when you are actually doing something that is out of the box। ये आउट ऑफ द बॉक्स की बात आती है। और लास्ट में आप ई पॉइंट में कंक्लूजन लिख सकते हो, कंक्लूजन लिख सकते हो। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में आप एक बेसिक 4-5 लाइन, कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कंक्लूजन भी लास्ट चीज है, वहीं पे वो नंबर लिखेंगे आपके। तो कंक्लूजन में हल्का मत लिखना, बीच में कुछ भी हल्का फुल्का लिख दोगे चलेगा, लेकिन कंक्लूजन बहुत क्रिस्प और प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि उसी जगह पे एग्जामिनर नंबर लिखेगा। उस समय उन्होंने आपका कंक्लूजन पढ़ लिया, उसमें कोई हवाबाजी लिखी हुई है तो पूरा मूड खराब। ठीक, अब एक बात और है कि अपन हेडिंग्स लिख सकते हैं। ठीक है, अपन ये पूरा काम जो है ना, ये पूरा जो काम है अपना, इसको अपन हेडिंग फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग इज ऑलवेज गुड, जिससे क्या होता है, हेडिंग करने से आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर में क्या क्या चीजें आपने इंक्लूड की है। तो हेडिंग इज अ वेरी गुड अप्रोच दैट हैज बीन टेकन बाय मेनी स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग्स और पॉइंटर्स, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप पॉइंटर्स में आंसर लिखते हो, हेडिंग्स में लिखते हो। जैसे डिफरेंस वाला सवाल आता है, तो अगर डिफरेंस वाले सवाल में आप लाइन खींच के भी डिफरेंस लिखते हो दोनों साइड, तो ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है डिफरेंस वाले आंसर का। लेकिन इसमें डिफरेंस में सेक्शन नंबर डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंस वाले आंसर्स आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये एक अलग अप्रोच है, मतलब ये यू कैन इंक्लूड इट। तो ये आपको समझ में आ गया लॉन्ग आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार यस और नो बताइएगा। एक बार यस और नो बोल दीजिएगा सब लोग, सो दैट वी कैन गो अहेड। मुझे समझ में आ जाए कि आपको भी समझ में आ गया। ओके, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू अनुष्का जी, शेख नदीम जी, करवीन जी, युशारा जी, थैंक यू। तो दैट इज द लॉजिक हाउ वी राइट द आंसर्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ थैंक यू माधवी जी। अब ये हो गया आपका जो लॉन्ग आंसर्स हैं उसको लिखना। इसी के साथ शॉर्ट आंसर भी आता है। शॉर्ट आंसर में क्या चेंज हो जाएगा? तो शॉर्ट आंसर में अपन ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि शॉर्ट आंसर है 5 नंबर का, 8 नंबर का या 10 नंबर का आएगा अधिकतम। तो उसमें 5 नंबर के जनरली आपको मिलते हैं। 5-5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 5-5 नंबर के होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं। तो शॉर्ट आंसर्स, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, जब आपके पेपर में, वैसे मैं पेपर का डिस्कशन करूंगा कि आपके पेपर्स में क्या होता है कि जैसे आपके पेपर्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा ऑप्शंस रहता है कि 8 क्वेश्चंस आए हैं, उनमें से 5 करने हैं, हर पार्ट से एक एक करना है। तो आप हमेशा टारगेट करिएगा कि जिस भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो उसी को आपको जो है करना है। इसका कहने का मतलब जिस भी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हो उनको करना, जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं 25-25 नंबर के, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना अगर पॉसिबिलिटी है तो। होता क्या है कि जब ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होता है। जैसे 10 का है, आपने बहुत अच्छा लिखा 8 मिल गया, 25 वाला बहुत अच्छा लिखा 22 मिल गया, और 15 वाला बहुत अच्छा लिखा 13 मिल गया, 25 वाले में बहुत अच्छा लगा 20 या 22 मिला, और इसमें भी 22 मिला, तो आपका ओवरऑल जो है वो इसमें ज्यादा हो जाता है। लिखना ज्यादा पड़ता है डेफिनेटली, स्पीड पे मैटर करेगा, लेकिन जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, जैसे 5-5 नंबर वाले, सॉरी 10-10 नंबर वाले 5 आते हैं, ठीक है, वो 50 नंबर का होगा, वो जब आप लिखोगे ना तो उसमें आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। 25-25 वाले 2 अटेम्प्ट करोगे तो कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, वो 25 में मतलब 18 ही दे रहे हैं, 16 ही दे रहे हैं, उससे ज्यादा किसी को नहीं दे रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन 10 वाले में हो सकता है वो 6-7-7-7 करके 7-5 35 हो जाए आपका। ठीक है, तो वो भी पॉसिबिलिटी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बट उसमें भी आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी स्पीड धीमी है तो फिर चूज
द लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। स्पीड तेज है तो आप उसको कर सकते हो। खैर, शॉर्ट आंसर्स में अपने को क्या करना है, हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट आंसर्स में व्हाट यू कैन डू इज, शॉर्ट आंसर्स में आप क्या कर सकते हो कि आपको ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस नहीं लिखना है। शॉर्ट आंसर में आपको सीधा सीधा डेफिनेशन लिखना है, सीधा सीधा डेफिनेशन लिखना है। सबसे पहले जो भी कंसेप्ट है उसका डेफिनेशन लिखना है, सेक्शंस के पॉइंटर्स लिखने, सेक्शन लिखना है, एसेंशियल्स लिखने हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म। एसेंशियल्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, आप चाहें तो एक एक दो दो लाइन में कर सकते हैं, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर, डेफिनेशन, एसेंशियल्स, इतना आप मेंशन करो। केस लॉ जरूर डाल दो, केस लॉज एक तो केस लॉ होना ही चाहिए। मैक्सिम इंक्लूड कर दो, मैक्सिम इंक्लूड कर दो, और उसके बाद कंक्लूजन वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है। और अगर कोई आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली जो मैंने बात करी थी वो है तो वो लिख दो। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना, ये काफी बार आपको ज्यादा नंबर देती है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से। हाँ, पेजेस की बात हम करेंगे, पेजेस की बात भी हम करेंगे। देखिए, इसका तरीका ये होता है कि थोड़ा सा वी विल, मतलब एक दिन इस पे हम बात करेंगे डिटेल में कि आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से। अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं लमसम, ठीक है, तो उसमें आपको टाइम डिवाइड करना होता है कि भाई अगर 25 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 20 मिनट अधिकतम दे सकता हूं मैं। उसका एक बना के ले आऊंगा आपके लिए प्रॉपर पीडीएफ, तो उससे आप समझ लेना। क्योंकि पेजेस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। तो पेजेस का कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। मेंस के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर कंप्लीट हो। अगर आपका पेपर छूट गया, भले ही आपने कोई अच्छा आंसर लिखा है, इस बात को समझना, मान लीजिए 20 नंबर का कोई क्वेश्चन था, मैंने बहुत अच्छा आंसर लिख दिया, तो भी मुझे 17-18 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन उस जगह पे अगर मेरा 10 नंबर का एक छूट गया तो मेरे पूरे 10 चले जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पेपर पूरा करें, और पेपर पूरा करने के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक सेकंड बेटा, अगर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम लिमिट सेट कर लें। हम टाइम लिमिट इस तरीके से सेट कर लें कि अगर हमारे पास 4 क्वेश्चंस 25-25 नंबर के आ रहे हैं तो हमने उनको 15-15 मिनट दे दिए या 20-20 मिनट दे दिए। 20 नंबर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हमने 15-15 मिनट दे दिया। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस, सॉरी 10 नंबर वाले क्वेश्चंस है तो उनको हमने 10-10 मिनट दे दिया। तो मिनट के हिसाब से अगर आप डिवाइड करोगे तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि सबकी स्पीड अलग होती है, ठीक है। अब अगर आप धीमे, अगर आप तेज लिखते हो तो आप 25 नंबर के क्वेश्चंस में, आइडियल सिचुएशन में 25 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 पेज लिख सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज्यादा ना आपके पास समय ना आप लिख सकते हो। 4 पेज भी लिख रहे हो 25 नंबर में तो चलेगा। आइडियल सिचुएशन होती है कि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 1/4 पेज या ऑलमोस्ट 1 पेज लिखते हैं, ठीक। 10 नंबर का होता है तो 1.5 पेज या मैक्सिमम 2 पेज। 15 नंबर का है तो 3 पेज, 20 नंबर का है तो भी 3 पेज या 3.5 पेज, और 25 नंबर का है तो 4 पेज। 4 पेज मतलब आइडियल होता है एक लॉन्ग आंसर के लिए, 4 से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। मतलब वो पेपर का प्रेशर भी होता है, सारी चीजें होती हैं, सब चीजें रहता है, ठीक है। सवाल आ रहा है अगर केस लॉज क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो क्या केस लॉज लिखने चाहिए? ज़हीरा जी, अगर आते हैं तो डेफिनेटली लिखना चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है लेकिन अगर आपको आते हैं तो आपको 100% करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द वे इन विच यू डू। तो रैदर देन पेज लिमिट भी मैंने आपको बता तो दी, लेकिन आप अपना टाइमिंग के हिसाब से इसको कैलकुलेट करिए तो इट्स ऑलवेज अ बेटर वे टू डू, ठीक। चलिए, अब आ जाता है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एक बड़ा पॉपुलर तरीका है जिसको आपने कई लोगों ने सुना होगा, जिनको हम आईरैक बोलते हैं, जिस कंसेप्ट को हम आईरैक बोलते हैं। आईरैक का मतलब होता है सबसे पहले इशू लिखिए कि हमारा इशू क्या है, ठीक है। इशू के बाद आप दीजिए रीजनिंग, इशू के बाद आप क्या देंगे, इशू के बाद आप देंगे सॉरी रूल्स, इशू के बाद आप देंगे रूल्स या मतलब सेक्शंस, ठीक। और उसके बाद ए से आपका हो जाएगा एनालिसिस, ठीक है, या एप्लीकेशन या एनालिसिस कि आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एप्लीकेशन। और सी से हो जाएगा आपका कंक्लूजन, सी से हो जाएगा आपका कंक्लूजन। ये एक तरीका होता है, ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा ये कम पसंद है। एक तो तरीका ये है कि आप इशू लिखिए, इशू के बाद कौन से सेक्शंस लग रहे हैं वो लिखिए, उसके बाद एप्लीकेशन करिए, मतलब इन सेक्शंस को कैसे उस प्रॉब्लम पे अप्लाई किया जा रहा है
along with case laws, ठीक, इसको लिखिए और उसके बाद कंक्लूजन लिखिए, ठीक है। एक तो ये तरीका है, बट मैं इस तरीके को थोड़ा सा अलग मानता हूं। मेरा ये मानना होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है और आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का सही सही आंसर पता है, इफ यू नो द करेक्ट आंसर, इफ यू नो द करेक्ट आंसर, आपने जजमेंट पढ़ा है या आपको कुछ भी बिल्कुल 100% आपको करेक्ट आंसर पता है, तो मैं ये अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि आप आंसर की शुरुआत ही इससे करिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा जनरली ये होता है कि स्टूडेंट्स, जो एग्जामिनर होगा, उसको ये पता चल जाएगा कि इसको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। बट ये ऑप्शनल तरीका है, आप इस रेगुलर तरीके से भी चल सकते हो। होता क्या है कि जब प्रॉब्लम बेस्ड सवाल होता है ना, तो सबसे पहले तो एग्जामिनर ये देखता है कि इसको प्रॉब्लम समझ में आई, इसका जवाब सही है या नहीं। आपने कहानी लिखने शुरू कर दिया, ये सेक्शन है, वो सेक्शन है, ये कहानी है, वो कहानी है, तो वो पता है बहुत जल्दी ट्राई करता है कि कंक्लूजन पे आए, देखिए इसने आंसर निकाला क्या है, इसके हिसाब से पर्सन गिल्टी है या नहीं है। ये मेन एक ह्यूमन माइंड में वही बात आता है ना कि अगर एनालिटिकल सवाल है, प्रॉब्लम बेस्ड है, तो व्हाट इज योर आंसर। तो अगर आप पहले आंसर लिख देते हो सिंपल तरीके से, इन द अबव गिवन सिचुएशन द अक्यूज्ड इज लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द अबव सेड प्रॉब्लम इज रिटन बिलो, और उसके बाद आपने ये आईरैक फॉलो किया, तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका हो सकता है। लेकिन ये अगेन डबल एज्ड स्वॉर्ड है, कहा आपने गलत लिख दिया तो वही उसको समझ में आ जाएगा, अरे यार इसका क्या ही पढ़े, तो ये भी एक चीज हो सकती है। तो अगर आप क्लियर हैं तभी करिएगा, वरना मत करिएगा। वरना ऐसे करिएगा, सबसे पहले इशू बनाइए, जो भी प्रॉब्लम है उसका एक क्रिस्प इशू बनाइए कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ऑन द गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फैक्ट्स द क्वेश्चन इज ये एक्स वाई से, ठीक। उसके बाद आप रूल्स और सेक्शन, तो आप में हेडिंग डाल सकते हो रिलेवेंट प्रोविजन इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इशू। उसमें आप जो भी प्रोविजंस आपको लगते हैं, थेफ्ट है, मर्डर है, जो कुछ भी है वो आप लगा सकते हो, ठीक। उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ही मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप देखते हो कि उस ऑफेंस के सारे एसेंशियल या उस क्वेश्चन के सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं, और 99.99% देयर विल बी अ केस लॉ विच विल बी डीलिंग विद एग्जैक्टली दैट फैक्ट्स ऑफ द केस। तो इसका तो सीधा लॉटरी है, अगर आपको पता है वो केस लॉ तो आपको पता है। अब जैसे मैंने आपको एक छोटा सा बात बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का जो थेफ्ट होता है वो बीएनएस में नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में होता है। अब अगर आपसे सवाल पूरा एक थेफ्ट का आया, उसमें लिख दिया किसी ने इलेक्ट्रिसिटी चुराई है, सब कुछ कर दिया, अगर आपको ये केस लॉ पता है तो आपको सीधा सीधा पता है, और अगर आप नहीं बताए तो आप थेफ्ट के पूरे एसेंशियल लिख के सब कुछ करके उसको लाइबल कराओगे। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, ये डिपेंड करते हैं जितना ज्यादा आपने केस लॉस को पढ़ा है, जितनी ज्यादा आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो हम इस बैच में भी करेंगे। हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है सिमरन जी, ये मैं इशू एक बार उसको रिजॉल्व करवाऊंगा, ये मैं इशू एक बार रिजॉल्व करवा दूंगा आपका कि डाउनलोड्स का ऑप्शन आ जाए स्टडी मटेरियल पे। आई जस्ट रिजॉल्व दिस इशू, ठीक है। तो कल तक हो जाएगा, ठीक है। एक दो लोग मुझे मैसेज करके याद दिला देना सुबह, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कि सर वो रिजॉल्व कर दीजिएगा, एक ही दो लोग डालना, जितने लोगों का नाम एस से शुरू होता है सिर्फ वही डालना, ऐसा नहीं है सारे बच्चे मुझे डालने हैं मैसेज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। और एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ केस लॉज, तो केस लॉज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब रिजल्ट की प्रॉब्लम। देखो जो एनालिटिकल या प्रॉब्लम बेस्ड सवाल होंगे, भले ही वो 20 नंबर के हों, 25 नंबर के हों, उसमें आपको लिखना ज्यादा नहीं होगा। आप 2 पन्ने से या मैक्सिमम 3 पन्ने से ज्यादा कभी कोई एनालिटिकल सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। अगर बहुत बड़ा आएगा तो हम कह सकते हैं 3 पन्ने, वरना 2 पेजेस से ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस में आप नहीं लिख सकते, चाहे कुछ भी हो, भले वो 25 नंबर का। तो आपको घबराना नहीं है कि सर 25 नंबर का है, 2 ही लिखे पेजेस, वहां पे चेक कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज कितनी। तो अगर आपका आंसर एग्जैक्ट है, पर्टिकुलर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैं ड्राफ्ट दे दूंगा शेख नदीम जी, करेक्ट है, ड्राफ्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये हो गया, इसके साथ में 2-3 और चीजें। एक होता है स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। अगर आपके पेपर में ये लिख के आता है कि यूज ओनली 1 कलर पेन, तभी आपको 1 कलर पेन यूज करना है, वरना आप ब्लैक और ब्लू दोनों कलर पेन यूज कर सकते हो। इवन रैंक 1 से लेकर सारे बच्चों ने यूज किए हैं
इससे क्या होता है, हाईलाइट होता है। हर चीज ब्लैक से मत लिखने लगना। केस लॉज अगर तुम्हें सही तरीके से आते हैं तो उनको अगर आप लिखते हो तो वो आपका बेहतर आंसर बनाते हैं। अगर आप हेडिंग्स को ब्लैक कलर से लिखते हो तो वो एक बेहतर प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसके साथ साथ में अंडरलाइन कर सकते हो, टाइम जाता है, बट अगर आप क्विक हो, आपसे बेहतर तरीके से हो सकता है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। ये भी एक तरीका है जिसको अडॉप्ट आप कर सकते हो। तो इतनी चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपके आंसर्स बेहतर बनेंगे। एक और चीज, जैसे आप कभी भी अगर चाहो तो एक आध आंसर्स में, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे कि आप आंसर को शुरू करते हो तो आप सबसे पहले लिख दो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ब्रैकेट में लिख दो हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज BNSS। तो ये एक दो आंसर्स में दिखावे के लिए कर लेना कि मतलब अगर नजर पड़ गई तो पड़ गई, क्योंकि टाइम लेता है। तो अगर कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप आगे यूज करने वाले हो तो बेस्ट तरीका तो होता है कि शुरुआत में लिखो, बट सारे आंसर्स में लिखोगे तो बहुत टाइम जाएगा और प्रैक्टिकली वहां पे भूल भी जाओगे ये बात लिखना। तो सब में नहीं, एक दो आंसर्स में, पहले आंसर्स में लिख दो, पहले दूसरे आंसर में लिख दो, उसके बाद छोड़ दो, फिर छठे सातवें में लिख दो थोड़ा सा। तो इस तरीके से थोड़ी सी आप चीजें यूज कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है दीज आर द ऑल द वेज इन विच यू कैन राइट बेटर आंसर्स। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। दैट इज ऑल द डिस्कशन विद रेफरेंस टू द मेंस आंसर राइटिंग सेशन 1। दिस इज द फर्स्ट सेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, एंड बट अल्टीमेटली जब आप लिखोगे उस पे जो मैं आपको रिव्यू दूंगा ना, वो बेस्ट होगा। ये तो चलिए मैंने सेशन कर लिया, आप लोग चाहते थे कि मैं एक बार बात करूं, सो आई टॉक्ड अबाउट इट, बट जनरली यू सी द मोर आंसर्स यू राइट द बेटर इट गेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो दैट इज विद रेफरेंस टू टुडेज क्लास। नाउ द